नमस्कार, दूरदर्शन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात पहाड़ की एक ऐसी बेटी से करवा रहे हैं जो बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं और दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की सैलरी ले रही थी। अचानक उनका पहाड़ का मोह जागा और उन्होंने वहाँ से रिजाइन करके पहाड़ में आई और पौड़ी के एक छोटे से गांव में अपना बागवानी का काम कर रहे हैं। ये मुझे लगता है उन सब के लिए प्रेरणा है जो अपने खेतों को बंजर छोड़कर 5-10 हज़ार की नौकरी के लिए शहरों में चले आते हैं। इनसे मुलाकात करेंगे और पूछेंगे कि ये कैसा आप इतनी शानदार नौकरी छोड़कर कैसे पहाड़ में आई और वहाँ क्या कर रही हैं, बागवानी में क्या कर रही हैं। तो सविता जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे है सविता जी, कहाँ आप पेशे से डॉक्टर, मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की सैलरी और अचानक सब छोड़ छाड़ के पहाड़ आ गई है और वहाँ अपने बागवानी में जुट गई। क्या क्या था इसके पीछे? सर इसके पीछे सबसे पहला रीज़न तो मेरे जो पहाड़ प्रेम था वो ही था, क्योंकि हम लोग छुट्टियों में गांव आते जाते रहते थे। माँ बाप ने हमेशा इसको मतलब अटैच रखा हमें गांव से। तो एक पहाड़ प्रेम था और दूसरा था शांति सर, मन की शांति वो चाहिए थी। तो ये दो ही रीज़न थे, इसीलिए मैं वापस आ गई। क्या करते थे आप दिल्ली में? आपके फादर क्या करते थे? कहाँ कहाँ रहे आप? जी सर एक्चुअली मेरे फादर CISF में थे, लेकिन हम लोग जब बहुत छोटे थे तभी फादर का देहांत हो गया मेरे। तो उसके बाद मम्मी ने लेकिन वो जॉब की, मम्मी ने CISF ज्वाइन करी पापा की जगह पे। और फिर हम लोग जो है ना कि ट्रांसफ़र जॉब है तो 3-4 साल में चेंज होती रहती थी सिटीज़। तो अलग अलग जगह से एजुकेशन की है। मतलब साउथ में पैदा हुई हूँ विशाखापट्टनम में, फिर यूपी रायबरेली और भिलाई छत्तीसगढ़ वहाँ की एजुकेशन हुई और उसके बाद फिर दिल्ली आई। फिर दिल्ली में मैंने फार्मास्यूटिकल में जॉब किया स्टार्ट। तो लास्ट जो मेरी कंपनी थी नेटको फार्मास्यूटिकल्स में थी मैं, और उसमें एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव स्टार्ट किया था और 10 साल जॉब की थी। तो रीजन मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच गई थी वहाँ पर। तो सर 2018 में वहाँ से भी रिज़ाइन करके यहाँ पर आ गई। ऐसा क्या था? मुझे लगता है कि आपकी अच्छी खासी नौकरी थी, लाखों का पैकेज था जी, और अचानक क्या था आपके दिमाग में कि रिजाइन करके इतनी अच्छी नौकरी से छोड़कर और पहाड़ में खासकर ऐसी जगह पे, और आपने शायद वहाँ बंजर खेत लिए जी हैं जी। क्या आपके दिमाग में क्या था एग्जैक्टली? क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन होता है। जी जी जी। तो कैसे ये हुआ आपका? सर पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैं जॉब करती थी तो लास्ट में एक्चुअली जॉब में भी मैंने पूरा अपना 100% दिया, लेकिन बाद में ये लगने लग गया था कि मुझे पहाड़ों में वापस जाना है। पहले ये जो भावना थी ये थोड़ी कम थी, लेकिन बाद में ये भावना बहुत ज़्यादा मुझे आने लगी मतलब मन में कि मैं ये क्या कर रही हूँ। और पता नहीं क्यों पर सुबह रोज़ उठती थी तो मैं ये सोचती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। ये जो सवाल था वो लिटरली रोज़ मेरे मन में आता था कि मैं क्या कर रही हूँ। और फिर एक दिन मैंने सोचा कि नहीं चलो मैं पहले देख आती हूँ अपने गांव की साइड क्या कर सकती हूँ। तो फिर मैंने जॉब छोड़ने से 1 साल पहले मैंने फ्री में मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगाए अपने गांव में। और 1 साल मतलब 1 महीने में एक बार मैं आती थी और फ्री में दवाइयाँ देती थी लोगों को, हेल्थ चेकअप करती थी, शुगर ब्लड प्रेशर ये सब जाँच करती थी और जाती थी। और फिर उसके बाद मुझे ये लगा कि उस वक्त मैंने रेकी की, तो तब मुझे ये लगा कि मैं इसमें खेती में यहाँ पे काम कर सकती हूँ, कुछ नेचर से रिलेटेड काम कर सकती हूँ कि मतलब नेचर फ्रेंडली हो जो काम, तो वो खेती का ही लगा मुझे। तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे ज़मीन ली, 2018 में जॉब छोड़ दी और ज़मीन ली और उसमें बागवानी का काम स्टार्ट किया। ये कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे है ये आपका जो? सर मेरा जो है जो मैंने ज़मीन ली है वो सिरोली में पड़ता है जगह, तो वो पौड़ी से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर ही है। मतलब आपने जो सारी कमाई थी जी वो जगह खरीदने में लगा दी? जी जी जी। जगह खरीदने में, डेवलप करने में, जितनी भी सेविंग्स थी मेरी वो मैंने उसमें लगाई सर। क्या आपने कोई आपका रोल मॉडल था, किसी को आपने देखा बागवानी करते हुए? क्योंकि अधिकांश जो पहाड़ की स्थिति वो है कि गांव खाली हैं, लोग बाग 10-20 हज़ार नौकरी के लिए युवा भाग रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्या कोई था ऐसा, या आपने कहा कि नहीं पहाड़ी जाना है, वहीं करना है? हाँ सर, मतलब रोल मॉडल एक्चुअली मैं सर्च कर रही थी कि मुझे कोई तो ऐसा दिखे कि जिसके मैं सोचूं कि चलो मैं ये करती हूँ, ये सक्सेसफुल इंसान है यहाँ पे, ये कर रहा है काम। लेकिन ऐसा कुछ उस वक्त नहीं दिखाई दिया। अब तो बहुत लोग दिखने लगे हैं।
तो तब मैंने, लेकिन यही मैंने बोला कि 1 साल की रेकी के बाद मुझे ये आइडिया आया कि खेती का काम शुरू किया जाए। ओके जी। अब आपने वहाँ ज़मीन खरीदी, जी। क्या काम किया आपने उसको, क्योंकि बंजर होगी, झाड़ झंकाड़ होंगे, जी। कैसे आपने उसको किया, क्या किया आपने, शुरुआत कैसे सर करी? शुरुआत तो ऐसे की कि पूरे बंजर खेत थे, उन खेतों में लगभग 30 सालों से कुछ नहीं हो रहा था, तो झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर वहाँ पे सफाई करवाई उन झाड़ियों की, थोड़ा बहुत जो सीढ़ीनुमा खेत थे उनको भी फ्लैट करवाया थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, और फिर वहाँ पे पॉली हाउस लगवाए, घेर बाड़ करी क्योंकि जंगली जानवर बहुत होते हैं वहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने अपनी शुरू में एक्चुअली सब्जियों का काम स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा सब्जियों में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो तब मैं सेब की तरफ आई, क्योंकि बचपन में सेब देखे थे अपने गांव में। तो मैंने कहा पहाड़ों में होते हैं सेब, तो यहाँ क्यों नहीं होंगे। तो तब उसके बाद सेब की खोज करके मतलब सेब लगाने शुरू किया। आपने सुना कि मुर्गी पालन भी खोला, क्या हुआ था, मुर्गियाँ सब भाग खा गया कुछ था? हाँ जी सर, यही तो दुविधा है ना, पहाड़ों में कोई भी काम बहुत इजी नहीं होता है। तो मैंने कुछ 20 मुर्गियाँ पाली हुई थी जो कि अंडे वगैरह के लिए अपने घर के। तो एक बार में ही मतलब 2-3 साल हो चुके थे उन मुर्गियों को, उसमें कड़कनाथ भी थी, घरेलू मुर्गियाँ भी थी। लेकिन एक दिन बस बाघ आया और उसने सारी मुर्गियाँ एक साथ ही मार दी। बाघ ने मार दी? जी, मतलब बच्चा रहा होगा वो लेपर्ड का, एक्चुअली उस वक्त बच्चा घूम रहा था वहाँ पे, तो उसने आके एक दिन में ही सारी मार दी। इस समय आप कितने प्लांट हैं, क्या क्या आप बागवानी में कर रही हैं? सर मेरे अभी टोटल सेब के 2000 प्लांट है करीब, जिसमें कि 1500 तो हाई डेंसिटी हैं और 500 प्लांट लगभग मेरे सीडलिंग प्लांट्स हैं। तो और साथ में मैंने लास्ट ईयर कीवी के भी कुछ प्लांट्स लगाए हैं। तो और बाकी किचन गार्डन है अपने लिए, थोड़ी सब्जियां करती हूँ वहाँ पे। आपने वहाँ मैं देखा कि आप जो है ना गोबर से लिपे हुए कुछ घर बना रही थी, क्या वो क्या है, क्या कंसेप्ट है? जी, मेरा जो घर है, क्योंकि मुझे एक्चुअली उत्तराखंड से सच में प्यार है, तो जो उसके सांस्कृतिक हमारा जो घर होता था, पुराना घर, ये मिट्टी गोबर का, मैंने वो ही बनाया। मैंने अपने जो फार्म से जितने भी पत्थर निकले वो इकट्ठे करवाए और उसी से ही मैंने घर बनाया और उसमें गोबर मिट्टी की ही लिपाई की। आप आज भी मेरे घर में आएंगे तो अंदर बाहर गोबर मिट्टी की ही लिपाई है, उसमें कोई पेंट नहीं है। और मैंने एपन आर्ट भी बनाया है, थोड़ा बहुत जितना मेरे से हुआ वो खुद से वहाँ बनाया है कमरों में। तो हाँ जी सर, मेरा घर ऐसा ही है। क्या इस कॉन्सेप्ट को आप और आगे एग्री टूरिज्म की तरफ ले जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा जो नेक्स्ट एक्चुअली क्या है सर, मतलब फार्मिंग में सिर्फ फार्मिंग से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी ज़मीन भी बहुत ज़्यादा नहीं, 1 एकड़ ज़मीन है टोटल। तो मैं ये सोच रही हूँ कि एग्रो टूरिज़्म स्टार्ट किया जाए। तो देखते हैं, स्टार्ट करेंगे सर, जिसमें कि जो टूरिस्ट आएंगे उनको थोड़ा सा खेती का भी काम करवाएंगे, थोड़ा सा खुदवाएंगे, निराई गुड़ाई करवाएंगे, बीज लगवाएंगे, ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाएंगे। तो ये एग्रो टूरिज़्म का थोड़ा सा आइडिया आपने क्या, अब क्योंकि उस समय आप रॉ है, आप तो प्रोफेशन दूसरा था जी, अब हॉर्टिकल्चर बागवानी का हो गया, इसके लिए आप कुछ ट्रेनिंग ली कहीं प्रॉपरली या कुछ कर रही हैं, कुछ ट्रेनिंग लेकर ले रही हैं? सर ट्रेनिंग मैंने शुरुआत में जब मैंने सब्जियां स्टार्ट की थी तब तो मैंने लोकल जो, मतलब मेरा खैर खुद का पैशन था थोड़ा बहुत टेरेस गार्डनिंग का, तो वो भी और कुछ लोगों से एडवाइस लेके किया। लेकिन जब मैंने एप्पल का काम स्टार्ट किया तो विभाग ने जो है वो कलाशन फार्म, नर्सरी फार्म से ट्रेनिंग करवाई थी 5-6 जगह पे, 10 जगह पे करवाई थी एक्चुअली। तो उस वक्त मैंने कलाशन से ही वहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, तो लगभग 5-6 ट्रेनिंग मैंने अटेंड की थी। तो तब मुझे सेबों का नॉलेज हुआ। इस ट्रेनिंग को आप क्या, आपके फार्म में लोग आते हैं, क्योंकि आप काफ़ी चर्चित भी है वहाँ की, सविता अच्छा काम कर रही है, आप ट्रेनिंग भी देती हैं, कुछ बताती हैं लोगों को, क्या रिस्पांस? हाँ जी सर, जो लोग आते हैं वहाँ पे बहुत लोग आए हैं अभी तक इवन, और वहाँ पे मैं जितना भी हो सकता है लोगों को बताती हूँ, जितना मुझे नॉलेज है वो नॉलेज मैं दूसरों को देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और एप्पल फार्मिंग के बारे में मैं ऑलमोस्ट सब कुछ बताती हूँ वहाँ पे लोगों को। तो ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट हुई है, क्योंकि हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे अभी तो वैसे, पर हाँ मैं पर्सनली देती हूँ ट्रेनिंग वैसे। क्या आपने अच्छी खासी नौकरी छोड़कर जब आप आई तो आपकी मदर, आपके सिस्टर्स, आपके भाई, परिवार जी खासकर जी, तब आपकी शादी नहीं थी जब आप यहाँ आई थी, हाँ जी, तो वो परिवार का क्या वो था
उन्होंने कहा बड़ा अजीब सा है, यहाँ लाखों की नौकरी छोड़ रही है, वहाँ बंजर खेत खोद रही है। जी। तो क्या था उनका? सर मैं तो मतलब मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, क्योंकि इतने मैंने ये जो जॉब छोड़ी उस वक्त भी मेरी फैमिली ने मेरा मतलब पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि ठीक है तुझे जो करना है वो तू कर ले, और मतलब वो मेरे साथ थे। मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरी बहनें, सब लोग सब ने साथ दिया। और टचवुड अब शादी हो गई है तो हस्बैंड और ससुराल वाले भी पूरा सपोर्ट करते हैं मुझे। सारा सपोर्ट कर रहे हैं। कोई फोर्स नहीं है कि आपको वहाँ क्यों रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं। तो बहुत इस मामले में लकी हूँ सर, परिवार के मामले में मैं। एक बात है जी। कि जब आप इसमें आते हो तो कई कठिनाई आई होगी, जगह स्टेप बाय स्टेप कठिनाई आती है। कोई ऐसी घटना है जिसमें आपने कहा होगा यार बहुत मुश्किल है, यहाँ तो चलें वापस चलें, छोड़ें सब, कहाँ इसमें पचड़े फंस गए, कुछ ऐसे कभी आया? हाँ जी सर, 2-4 इंसिडेंट्स ऐसे हुए एक्चुअली। सर एक तो पहले आप जब गांव आते हो अपना शहर छोड़ के, वो माहौल छोड़ के, क्योंकि जो ये माहौल हम शहर में जो मेंटालिटी होती है वो गांव में नहीं मिलेगी, और हमने गांव में कभी रहे नहीं, तो वो चीज़ तो पहले तो अपना इनर स्ट्रगल बहुत होता है। तो वो इनर स्ट्रगल तो किया मैंने, लेकिन क्या होता था उससे तो चलो मैं धीरे धीरे करके करती रही। लेकिन क्या होता था जब एक बार क्या हुआ, बंदर आके, लंगूर है मेरे वहाँ पे फार्म के किनारे, तो वो आए सारी घेर बाड़ के बाद भी 5 मिनट शायद हमने छोड़ा होगा, तो वो आए और उन्होंने मेरे 150 प्लांट्स तोड़ दिए। मतलब 5 मिनट आपने नज़र हटी और वो 150 प्लांट आपके गए, क्योंकि वो 50-50 लंगूरों की टोली आती थी वहाँ पे। तो उस दिन भी मुझे बहुत बुरा लगा था, मुझे लगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी शायद ये काम। साल भर की मेहनत होती है, पूरे साल की मेहनत 5 मिनट में चली गई। और एक दिन क्या हुआ सर कि पॉली हाउस बना हुआ है, तो मैंने क्या कि थोड़े खेत चौड़े किए थे तो पुस्ते बनाए हुए हैं वहाँ पे, रिटेनिंग वॉल जो है। तो बरसात हुई और वो रिटेनिंग वॉल मेरी काफ़ी अच्छी खासी सीधे नीचे टूट गई, गिर गई। मेरा पॉली हाउस टेढ़ा हो गया, वो भी आधा मतलब थोड़ा नीचे चला गया। लैंडस्लाइडिंग जैसे होती है, लैंडस्लाइडिंग हो गया। हाँ, फिर उसी बरसात में सर, पहली जो बरसात आई थी उसमें मेरा इतना नुकसान हुआ, ऊपर से भी लैंडस्लाइडिंग हुई पॉली हाउस के ऊपर, वो अंदर की साइड से भी फटा और बाहर की साइड से भी गिरा। तो इस दौरान मुझे ऐसा लगता था कभी कभी कि बहुत मुश्किल है यहाँ पे काम करना, क्योंकि वो पैसे मेरे लगे थे उस वक्त उसमें। तो फिर उसके बाद बजट फंड ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा अब नहीं कर पाऊँगी मैं ये, पर चलिए चल रहा है, ईश्वर की कृपा है। कि ये बताना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि कई लोग रिवर्स प्लान करना चाहते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि वहाँ जाके सीधे वो सेब देखते हैं कि ऐसे लग जाएंगे, उसके अंदर जो संघर्ष है वो आपने झेला है। और मुझे लगता है उन लोगों के लिए, बहुत लोग रिवर्स प्लान करके आ रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनती हैं तो इतना कठिन भी नहीं है, मुझे लगता है। जी, क्यों? जी सर। तो आपने फिर ये उठा, शाम को आपने लैंडस्लाइडिंग हुई, सब कुछ गिरा हुआ था, आपने कहा सब खत्म हो गया, फिर ऐसी अंदर से कौन सी ताकत आती थी जिन्होंने कहा नहीं इसमें करेंगे क्या? सर फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं यहाँ छोड़ती हूँ ये काम तो मैं क्या करूँगी, तो मुझे कोई और काम सूझा ही नहीं। एक्चुअली मुझे ये लगा कि मैं शहर में जाके जॉब तो नहीं कर सकती दोबारा, मतलब वो जॉब नहीं करनी, मुझे शहरों में नहीं रहना, और स्पेशली दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि वहाँ का पॉल्यूशन, ट्रैफिक इतना ज़्यादा इंसान को परेशान कर देता है, तो वो नहीं देख सकती थी। तो मैंने कहा कि नहीं चलो ये सब होता रहेगा, इस बार और मैं कर देती हूँ, इस बार और मैं कर देती हूँ, मतलब हर बार यही किया है मैंने। हर कठिनाई के बाद आप उसको ओवरकम, उसके ऊपर। जी, मैं बस बोलती हूँ बस इस बार और, बस मैं यही कहती हूँ एक्चुअली सर हर बार। अब आपने लंगूरों को, जो जंगली जानवर उनके, क्योंकि बड़ा पहाड़ में बड़ा रोना है इसका कि जंगली जानवर है जी, जो खेती नहीं भी करते हैं वो भी कहते हैं साहब जंगली जानवर है। अब आपने उनके लिए क्या व्यवस्था की? कुछ कुत्ते, कुछ क्या? सर मैं, हाँ 3 डॉग्स मेरे हैं, 3 डॉग्स पाले मैंने, और फेंसिंग भी मैंने 3 तरीके की ट्राई कर ली है। सोलर ट्राई कर ली, वो काम नहीं की। फिर मैंने कांटे वाली कटीली तारे ट्राई कर ली, वो भी काम नहीं किया। अब मैंने चेन लिंक लगाई है, उसके ऊपर से सोलर लगाई हैं। तो अलग अलग इंतज़ाम करते हैं। रोज़ सुबह सर 5:30 बजे उठ जाती हूँ बिना अलार्म के, और एक चक्कर लगाती हूँ पूरे खेतों का कि कहीं से लंगूर दूर दूर तक नज़र तो नहीं आ रहे, क्योंकि 5:30 बजे से पहले वो पेड़ों से नीचे नहीं उतरते एक्चुअली। तो 5:30 बजे चले जाना चाहिए। अब तो आपने उनकी साइकोलॉजी पढ़ ली है। पूरी पढ़ ली है सर। तो इसका मतलब है कि अगर आप में पैशन है, आप काम करना चाहते हैं,
तो मुझे लगता है कोई बड़ी समस्याएं भी नहीं है, वो भी हाँ जी। दूर हो सकती है। हो सकती हैं, थोड़ा सा लेकिन डेडिकेशन चाहिए सर। डेडिकेशन जी। क्या आप नए आए, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो कितनी इम्प्लीमेंट हो रही है, ज़मीन पे कुछ आ रही हैं आप जैसे, क्योंकि आपने ज़मीन पे काम किया है जी। तो क्या है जो सर हाँ, मतलब उद्यान विभाग और ये कृषि विभाग है, वहाँ पे सब्सिडीज़ हैं, वहाँ पे योजनाएं हैं जो मैंने भी ली है। एप्पल मिशन में भी थी योजनाएं, वो भी मैंने ली है और कई चीज़ों में हैं। लेकिन सर कुछ अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। मैंने जैसे एप्पल मिशन में उस वक्त जब मैंने शुरू किया, उसी साल लकीली एप्पल मिशन स्टार्ट हुआ और उस वक्त 80% सब्सिडी थी। तो लेकिन उसमें भी सर कुछ कमियां हैं कि लेबर चार्जेस नहीं मिलते हैं, जितना एक्चुअली लेबर चार्जेस आती हैं लगती हैं वो नहीं मिलता है। प्लस थोड़ी सी कुछ कमियां तो अभी भी हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी भी हमारी गवर्नमेंट जो भी विभागों में, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलती हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो समस्या है वो ट्रेनिंग है। जी। इस ज़माने में ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। जी। अब हम कहेंगे कि हम पुराने ढंग से मंडुआ में चलेगा, उसमें चलेगा, झंगोरा में चलेगा, पॉसिबल नहीं है। आपको हाईटेक में जाना पड़ेगा ताकि आपकी इनकम जनरेट हो। इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्या पहाड़ के जैसे आपका बाग है या और बागवान है, उनके यहाँ कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग क्लासेस होनी चाहिए ताकि आसपास के उनका अवेयर हो सके, ऐसा कुछ होना चाहिए या ऐसा है क्या आपने सर? देखा? एक्चुअली जो अभी ट्रेनिंग्स होती हैं वो ज़्यादातर बाहर होती हैं, लाइक हिमाचल में होती है या कहीं और होगी। हिमाचली मोस्टली हिमाचल में होती है। नौनी जो परमार विश्वविद्यालय, वहाँ भी उत्तराखंड के किसानों को वहाँ ले जाते हैं। वहाँ ले जाते हैं, जबकि हमारे पास अपना हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है पंतनगर। और अब मान लीजिए, अब हमने तो अभी स्टार्ट किया कुछ सालों से सर। पहले भी था, उत्तरकाशी साइड में सेब होते हैं, पर वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं है, या अब हम कर रहे हैं तो हमारे ऑर्चर्ड्स में कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है आज तक, जबकि होनी चाहिए सर। हम लोगों को भी तो मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग भी कुछ कर रहे हैं और किसानों को ग्राउंड लेवल पे दिखेगा, और मतलब उत्तराखंड में ही दिखेगा, तो उनके भी जो पॉजिटिविटी है उसमें बढ़ जाएगी कि हाँ ये काम उत्तराखंड में भी हो सकता है। हिमाचल में लोग देखकर आते हैं, वो हिमाचल ही छोड़ के आ जाते हैं लोग एक्चुअली, पर उत्तराखंड में करेंगे तो हम लोगों को भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा और किसानों को भी फ़ायदा होगा। आप लोग भी मास्टर ट्रेनर हो जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आपने प्रैक्टिकल अनुभव आपने देखा है, ज़मीन को देखा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। बिल्कुल। इस समय किस तरह के आप युवाओं से बात करती होंगी, आप वहाँ रह रही हैं तो आसपास के गांव में जाती होंगे, क्या रुझान क्या है लोगों का? हॉर्टिकल्चर स्वरोजगार की तरफ है या सिर्फ वो कहते हैं कि सब नौकरी के लिए? क्या स्थिति है? क्योंकि पलायन अभी तक उस तरह से रुका नहीं है जैसे होना चाहिए। सर अभी भी जैसे पहले तो जब मैं शुरू में आई थी उस वक्त तो ज़्यादातर लोग सिर्फ जॉब की बात करते थे, खेती की बात कोई नहीं करता था। लेकिन मेरे ही नोन में अब कई लोगों ने अपने छोटे छोटे खेतों में भी गार्डनिंग करनी शुरू कर दी है। कई लोग मेरे से ही बीज लेते हैं, मेरे से ही प्लांट ले लेते हैं, थोड़े बहुत जो भी मिलेंगे, तो वो रुझान बढ़ रहा है। लेकिन सर वो ना अभी प्रोफेशनल लेवल पे नहीं आया है। प्रोफेशनल लेवल जी, तो उसको लाने के लिए हमें बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ेगी अभी। और प्रोफेशनल लेवल पे लाने के लिए आपको लाखों की इनकम जनरेट करनी पड़ेगी उन्हीं ज़मीनों से, और वो ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी से होगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको ये लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं ये बागवानी, हॉर्टिकल्चर, हर्बिकल्चर, ये समय जड़ी बूटियाँ जितनी भी है जी, सब, फ्लोरिकल्चर है, मशरूमिंग है, जी, ये सब हम इस समय मशरूम हो चाहे वो सब चाइना और कंट्रीज है, मलेशिया, थाईलैंड, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। क्या इस तरह कोई एजुकेशन में शामिल नहीं होना चाहिए पहाड़ के उसमें, स्कूलों में, कॉलेजेस में, और उसमें आप जैसे लोग उनमें शामिल किया जाए, आप जैसे लोगों को स्कूल में बुलाया जाए, वो ट्रेनिंग दें और प्रैक्टिकल, क्योंकि नंबरों से जुड़ेंगे तो प्रैक्टिकल काम हो, ऐसा कुछ होना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल आपने सही ये सवाल किया है। सिर्फ उत्तराखंड नहीं सर, ऑल इंडिया होना चाहिए ये तो। चाहे वो दिल्ली में रह रहा हो बच्चा, चाहे वो गांव में रह रहा हो, एक जो क्लास होनी चाहिए वो एग्रीकल्चर रिलेटेड होनी चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए कैसे सीड बोया जाता है, कैसे उससे पौधा निकलता है, उसकी टेक केयर कैसे की जाती है और कैसे उससे फल उगता है।
तो उसको सर सिर्फ इसकी वैल्यू नहीं होगी एग्रीकल्चर, उसको खाने की भी वैल्यू होगी। तो ये बहुत अच्छा एक बल्कि सुझाव है कि हमारे सब्जेक्ट बच्चों में एक एग्रीकल्चर का तो होना ही होना चाहिए। और पहाड़ में तो जैसे आप जड़ी बूटियों का सब पोटेंशियल बहुत है, बहुत पोटेंशियल है ना। और इसका अगर जड़ी बूटी अभी क्या आपके दिमाग में है कि जड़ी बूटी के क्षेत्र में भी कुछ किया जाए, छोटे लेवल पे कुछ किया जाए, कुछ है? सर नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, जड़ी बूटियों के क्षेत्र में अभी मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज वैसा नहीं है, तो फ़िलहाल तो नहीं। बट मेरे 1-2 दोस्त हैं, वो लोग कर रहे हैं ये काम और मैं उनसे रेगुलर टच में रहती हूँ, तो मुझे चाहिए होता है तो मैं उनसे लेती हूँ सर। क्या आपने इस समय, कई लोग उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर में, क्या आप लोगों ने कोई ऐसा ग्रुप बनाया है, बनाने की सोच रहे हैं कि ताकि एक दूसरे से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह का, ऐसा कुछ आपने तैयार किया है या करने का इरादा है? क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए और हम लोगों के भी प्लान्स थे और हमने भी कोशिश की है, लेकिन ये है कि अभी ग्राउंड लेवल पे हो नहीं पाया है, एक ग्रुप ऐसा बन नहीं पाया है। लेकिन हम लोग अभी डिस्कस ही कर रहे थे एक्चुअली जस्ट 15-20 दिन पहले ही, हम 2-4 जो किसान हैं, कि हम लोगों को एक ग्रुप बनाना चाहिए और जिससे एक दूसरे की हेल्प भी होगी और मार्केट भी मिलेगा, तो मार्केट करने में भी आसानी होगी प्रोडक्ट को, क्योंकि पहाड़ों में मार्केटिंग बहुत दिक्कत है सर। ऑर्गेनिक का भी कोई स्कोप पहाड़ों में नहीं है, लेकिन अगर हम लोग मिलके उस चीज़ को हम प्रमोट करें तो हो सकता है। अगर जो बड़े कस्टमर्स हैं या बड़े जो आड़ती हैं उनको पता चल जाए कि फलां जगह बल्क में मिलेगा, अब छोटे लेवल पे कोई नहीं करेगा, लेकिन वो तब है जब बल्क में मिलेगा, हमको पौड़ी में फलां जगह मिलेगा, बिल्कुल, या किसी क्षेत्र में मिलेगा, तो फिर मार्केटिंग आसान ईजी हो जाएगी। आपने जो बाहर के बागवान हैं, हिमाचल के हैं और आप उत्तराखंड से हैं, आप ये बागवान हैं, तो आप उनमें क्या अंतर पाते हो? आप उनसे मुलाकात भी होती होगी, किस तरह का एल्टीट्यूड या क्या फैसिलिटी वहाँ है, क्या यहाँ है, आप बात करते हो? सर वहाँ पे जहाँ तक कि मैंने देखा है और सुना है, वो लोग खेती करने में शर्म नहीं महसूस करते हैं। पहली बात तो खेती उनके लिए कमाई का ज़रिया है, वो शर्म नहीं महसूस करते कि हम खेती कर रहे हैं। यहाँ पे लोग अब शर्म महसूस करने लग गए हैं कि खेती कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत छोटे लोग हैं। तो पहली चीज़ ये, और दूसरा कि वो अपने आप को रेगुलर हाईटेक करते जा रहे हैं, धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं, क्या चीज़ से उनको प्रॉफिट होगा, क्या चीज़ से उनको लॉस होगा, वो अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। तो मुझे लगता है कि बहुत अंतर है। मेहनती, देखिए पहाड़ी भी बहुत, हमारे उत्तराखंड के भी बहुत मेहनती लोग हैं, लेकिन अब जो है वो कृषि में मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, बागवानी में बाहर जाके नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन अपने खेत नहीं खोदना चाहते हैं सर। और बहाना है कि बहुत सारे बंदर हैं, बहुत सारे जंगली जानवर हैं, ये सबको एक कॉमन बहाना मिल गया है यहाँ पे। नहीं, वो तो तब है कि अगर आपकी इनकम होगी ज़मीनों से। अब हमारे लगा हुआ हिमाचल प्रदेश है, वहाँ एक बागान 2-2 करोड़ के सेब बेचता है और आप पौधे बेचता है, उसमें नर्सरीज हैं, तो बाग उनके भी वो मैनेजमेंट कर लेते हैं। वो कैसे घुसने देंगे सर अपने लंगूरों को, बंदरों को, जो करोड़ों का वहाँ पे माल लगा हुआ है उनका, तो 2-4 लाख उसमें भी लगा देंगे उनको भगाने में। मुझे लगता है कि इनकम जनरेट होना चाहिए। क्या हमारे उत्तराखंड में हिमाचल में नौणी विश्वविद्यालय, परमार विश्वविद्यालय बागवानी का, और बहुत यहाँ के ट्रेनिंग लेने में वहीं जाते हैं, जबकि यहाँ भरसाड़ यूनिवर्सिटी है आपके पास ही है, बागवानी वाला पंतनगर है, ये उस तरह की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे पाए? यहाँ के लोगों को वहाँ क्यों जाना पड़ रहा है? ये सर मुझे नहीं पता, ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, भरसाड़ हो चाहे पंत हो, उनकी किसानों तक रीच है ही नहीं। वहाँ से आज तक मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, और वहाँ पे एक आधी ट्रेनिंग बीच में हुई होंगी, तो मुझे नहीं लगा कि वर्थ है वहाँ पे ट्रेनिंग करना, क्योंकि उनके पास ना ही उनको एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे नॉलेज है। अब जैसे सेब की खेती यहाँ पे किसान कर रहे हैं, कीवी की खेती कर रहे हैं किसान, तो वहाँ पे उनको अगर आप जाके सेब की किस्में पूछो, सेब में क्या करना है, वो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा सर। क्योंकि 1-2 लोगों से पहले मैंने बात की थी, तो नहीं है सर बिल्कुल भी, वो लोग एक्टिव नहीं है इसको लेके। तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं आप। क्या धीरे धीरे आपको क्या लगता है, आप जब इसका बागवानी का काम कर रहे हैं और आप उस ज़िले में काम कर रहे हैं जो पलायन में सबसे ज़्यादा है, उत्तराखंड में सबसे आगे है,
है ना, सबसे ज़्यादा पलायन वहाँ से है। आप लोगों से बात करते हो, क्या लोगों का रुझान है या डिपार्टमेंट का रुझान कुछ पॉजिटिव हो रहा है, क्या क्या आप देखते हैं, क्या बात? सर डिपार्टमेंट का तो नहीं पता, मुझे तो लगता है कि जहाँ तक मैंने सीखा है थोड़ी बहुत तो स्कीमें जो हमें मिल जाती हैं वो मिल जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड में करप्शन बहुत हाई लेवल पे चल रहा है तो उसकी वजह से हम किसानों को तो बहुत नुकसान होता है। जो हम लोग काम कर रहे हैं हम लोगों को तो बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हम तक वो सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं जो पहुंचनी चाहिए। सिर्फ बातें होती हैं सर, काम नहीं होता है ग्राउंड लेवल पे। तो वो तो उसका क्या करा जा सकता है वो तो मुझे नहीं पता सर। क्या ये भी होना चाहिए कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो भी अपने गांव में खेती करें, कम से कम अपने गांव को या खेत को आबाद करें। जैसे पिछले समय में गए थे, आप भी वहाँ में मिली थी, जी, जो डॉक्टर धन सिंह हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने गांव में बहुत शानदार बाग लगाया है सेब का। अगर सारे प्रतिनिधि अपने गांव में ऐसा काम करें, ये ऐसा ही हिमाचल में करते हैं, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ फिर अधिकारी भी अलर्ट होंगे, विभाग भी सेंसिटाइज होगा, है ना जी। तो बिल्कुल, जैसे अब डॉक्टर धन सिंह रावत ने लगाया है सर ने वहाँ पे अपना बगीचा, तो अब मान लीजिए कि उनको परेशानी आ रही है कि मेरे यहाँ पे ये इस तरीके का इन्फेक्शन हो गया है पेड़ में, तो हमें दवाई क्या लगानी चाहिए इसमें, या हमें क्या स्प्रे करना चाहिए। लाइक मैं तो ऑर्गेनिक कर रही हूँ काम सर, मैं अपना जुगाड़ करके कर रही हूँ, लेकिन अगर वो करेंगे तो डिपार्टमेंट शायद वो दवाई मंगवा लें बिल्कुल, वो ही दवाई शायद और किसानों को भी मिल जाए, क्योंकि हम किसान तो जाके बोलते हैं तो वो दवाई वहाँ पे कभी भी अवेलेबल नहीं होती है। जब इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे जी वहाँ के इसमें बागवानी में, तो निश्चित तौर पे कुछ ना इम्प्रूवमेंट तो होगा इसमें। क्योंकि जैसे हिमाचल में है, वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, बागवानी मंत्री है, डायरेक्टर हैं या हॉर्टिकल्चर में काम कर, उनके अपने बाग हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है वो बहुत ही परफेक्ट वहाँ की पॉलिसी बनती है, उनको क्या दवा चाहिए, क्या दुनिया में बेहतरीन हो रहा है, उसको करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता होगा कि सच में पेड़ों में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो आप फ्रूटिंग लगा रहे हो उसमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है, तो वो सब उनको पता होगा। जैसे एंटी हेलनेट का किसी को नहीं पता था, मल्चिंग शीट लगनी है किसी को नहीं पता था, तो अब धीरे धीरे उन लोगों को पता चलने लगा है। लेकिन ये जो चीज़ है वो अभी बीमारियों और दवाई के लेवल तक नहीं आई है, तो वो भी बहुत आपको कई अवार्ड मिले हैं, क्या क्या किस तरह के मिले हैं आपके? लोकल स्तर के किस तरह के हैं? जी, लोकल स्तर के भी हैं और कुछ तो मुझे इवन छोटे स्तर से बताओ तो स्कूल्स में भी मुझे बुलाया गया है, 2-3 स्कूल्स में जो वहाँ के खुद टीचर्स हैं, उन्होंने खुद ये इनिशिएटिव किया, उनको किसी ने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया। दूसरा, एक बार मुझे CM सर से मिलने वाला था अवार्ड, लेकिन किसी कारण वो नहीं आ पाए, तो कृषि मंत्री जी ने वो अवार्ड मुझे दिया था। फिर ऐसे ही सर 2-4 अवार्ड मिले हुए हैं किसानी के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में और महिला स्वरोजगार के। इसका मतलब गांव में या स्कूलों में सेंसिटाइज तो हो रहे हैं लोग, हो रहे हैं सर, है ना, कि भाई बागवानी करना चाहिए, पहचान भी होने लगी है। ये आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं? जी, सिर्फ कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं? नहीं सर, मतलब मैं मोस्टली ट्राई यही करती हूँ कि मुझे पूरा ऑर्गेनिक ही करूँ मैं, लेकिन जहाँ पे प्लांट मरने की कंडीशन आ जाती है वहाँ पर मैं यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, वो भी जितना लिमिटेड क्वांटिटी अलाउड है वो चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन सर क्योंकि अब हम किसान हैं, हमारा एक एक पैसा लगा हुआ है, एक एक पेड़ 2000 रुपये खर्चे हुए हैं एक पेड़ में, तो कैसे मरने देंगे उसको? तो अपनी तरफ से, लेकिन वैसे पूरा ऑर्गेनिक ही है। कभी कभी सर जहाँ पे प्लांट ना मरे ये कोशिश में वहाँ पर कर देते हैं। जी, तो ऑर्गेनिक में आप किस तरह के, जैसे कीड़े लग गए आपके सेब के जो पत्ते खाते हैं, उसके लिए क्या स्प्रे करते हैं, क्या करते हैं? सर एक मैंने दशपर्णी अर्क बनाया हुआ है और उसमें 12-13 तरीके के प्लांट की पत्तियां हैं जो कि जंगलों में लोकल मिल जाती हैं, और उसके अलावा उसमें मिर्च, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये सब का पेस्ट डाला हुआ है, गौमूत्र, गोबर, ये सब मिलाकर 3 महीने में वो तैयार होता है एक्चुअली। उसको ढक के रोज़ चलाना होता है और 3 महीने के बाद उसको छान के वो पानी में मिला के यूज़ करनी होती है वो दवाई। जी, ये आपने खुद ही तैयार किया या कुछ में सर कहीं से? एक ना वहाँ मैं गई थी, हरियाणा में एक हैं, सॉरी मैं उनका नाम क्यों भूल गई, डॉक्टर
कुछ हैं, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली, मतलब उनसे जाके मैंने मिली और उनसे मिलके मैंने सीखा ये सब। तो उन्होंने मुझे दशपर्णी का बताया, जीवामृत का बताया, ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है, ये सब बताया उन्होंने। और प्लस एक जैविक खेती के नुस्खे करके मेरे पास एक बुक है। ओके। तो उसमें मैंने मतलब आपका अपना रिसर्च भी शुरू हो रहा है ताकि जी। जैविक और प्राकृतिक खेती आप मिलके जी करें। जी। चलिए सविता, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि वो हमारे जो देखने वाले हैं वो इनसे सीख लेंगे कि उत्तराखंड में सब कुछ हो सकता है, आपके पास सब कुछ है, बस आपका मेहनत होनी चाहिए, आपके पास जज्बा होना चाहिए। और वो देखिए, वो डॉक्टर सविता ने करके दिखाया है और एक तेज़ी से, कभी रुक के, कभी तेज़ी से, कभी और आगे बढ़ रहे हैं और उनके पास पूरा जज्बा है। मुझे लगता है उत्तराखंड के हर युवा के पास ऐसा जज्बा हो तो हमारे फिर से पहाड़ आबाद हो सकते हैं। धन्यवाद।